नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत खुश मिजाज है आज मेरा भी मन, क्योंकि आ गई है वो शुभ लगन, शुभ लगन, शुभ लगन। चलिए इसी कोटिंग के संग आज के सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। मैं किस शुभ लगन की बात कर रहा हूँ और बिहार की उच्च शिक्षा के लिए क्या आज बेहतर न्यूज़ है और इसके गहरे पहलू क्या हैं और ख़ासकर वो भी एप्लीकेंट आज के इस वीडियो में आखिर तक बने रह सकते हैं जो कंप्लीटली न्यू एप्लीकेंट है, अभी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं कर रखा है, तो उनके लिए भी ये सेगमेंट बहुत खास है, आखिर तक बने रहें। सबसे पहली बात आप जान रहे हैं कि ये वैकेंसी रुकी हुई थी, क्यों रुकी हुई थी कि माननीय न्यायालय में केस चल रहा था और लगभग ये कुल कितने केस थे? 12 से 13 केसेज़। शॉर्ट में जान लें क्या है, इसके बाद डिटेल में इसको बताते हैं। शॉर्ट में ये अभी के लेटेस्ट अपडेट है कि ऑर्डर को आज रिजर्व करके रख लिया गया है, ठीक है? फाइनल ऑर्डर देने के लिए जज साहब ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, ओके? लेकिन ऑर्डर रिजर्व क्यों किया है और इसके संग-संग क्या इसके सूक्ष्मतम पहलू हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी ये वैसे बता रखा था, ये कोई बहुत बड़ी न्यू चीज़ नहीं है कि ऑर्डर रिजर्व हो गया है। ये तो आपको पहले भी अवगत मैंने कराया था कि जज साहब ऑर्डर उम्मीद है कि रिजर्व ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख ही रहे हैं लगभग साढ़े 9-10 घंटे जिसकी बहस चली हो, क्या उसका ऑर्डर इतना जल्दी आ जाएगा? इतना मतलब 2-4 लाइन का तो ऐसा होगा नहीं, ये आप भी समझ पा रहे होंगे, जिसकी बहस ही 10 घंटे चली हो। इसलिए आपको ये ऑर्डर के लिए यहाँ पे इंतज़ार करने के लिए ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात देखिए इसमें कुल कितने केसेज़ थे? 11 से 12 केसेज़ थे। अब सूक्ष्मतम पहलू पे चर्चा करते हैं। टोटल कितने केसेज़ थे? 11 से 12 केसेज़ थे। आपको पहले भी मैंने बताया था कि एलपीए क्या होता है? लेटर पेटेंट अपील मतलब जो पहले से ऑर्डर आया था सिंगल बेंच के द्वारा, उसको अपील किया गया था। दैट इज़ कॉल्ड लेटर पेटेंट अपील। वो लगभग कितनी संख्या थे? 9 संख्या थे और लगभग 2-3 रिट पिटीशन थे, ठीक है? रिट पिटीशन मतलब एक तरह से फ्रेश केस उन्होंने किया था। वो पीएचडी 5 पॉइंट को लेकर के था और भी कुछ लोगों का जो रिवाइज़ रोस्टर हुआ, उस चीज़ को भी लेकर के था। तो ऐसे-ऐसे कुछ रिट पिटीशन थे। तो देखिए जो आज का ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर ज़रूर इसमें कुछ नहीं कहा गया। देखिए इसको मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ 4 अप्रैल के ऑर्डर को। तो इसमें आप देखेंगे बहुत डिटेल कुछ नहीं लिखा है। इसमें क्या लिखा है? मात्र लिखा है कि हर्ड द लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टी जजमेंट रिजर्व मतलब जजमेंट को रिजर्व करके रख लिया गया है। ओके? अब वो कब ऑर्डर देते हैं, वो जज साहब की मंशा पे निर्भर करता है। वैसे अमूमन जब ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं रखते हैं इस मैटर को। बहुत जल्द ही ऑर्डर देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बताया भी था कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही ऑर्डर देखने को मिल जाएगी। ओके? तो देखिए जो 2-3 रिट डाला गया था देखिए इस ऑर्डर में ज़रूर कुछ लिखा नहीं गया है लेकिन वहाँ पे जो न्यायिक प्रक्रिया के दरमियान बहस हुआ, देखिए कुछ चीज़ें ओरल ऑब्जर्वेशन भी जज साहब देते हैं कोर्ट में। ओरल ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जैसे कुछ चीज़ें जो कि लिखी नहीं जा सकती हैं, उसको ऑब्जर्वेशन ही दिया जा सकता है। उससे होता क्या है कि अभ्यर्थी का हित भी अहित नहीं होता है और कहीं न कहीं काम भी बन जाता है। जैसे अगर अभ्यर्थी ने जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया था, अगर मान लीजिए उनको जजमेंट में उनके रिट को निरस्त कर देते हैं, तो फिर उस अभ्यर्थी के पास दोबारा अपील करने के लिए यहाँ पे कोई बेंच नहीं बचेगा, आप उन्हें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब डबल बेंच जब हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जब चीफ जस्टिस इस पर ऑर्डर दे चुके हैं, तो फिर हाई कोर्ट में उस पर क्या ही अपील की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। इसलिए ओरल ऑब्जर्वेशन क्या जज साहब देते हैं कि नहीं आप इस केस को चाहें तो विथड्रॉ कर लें और विथड्रॉ करके आप प्रोसेस के तहत आप सिंगल बेंच में जाएँ, हाई कोर्ट के ही किसी सिंगल बेंच में जाएँ और वहाँ पर आपको अगर फिर से निर्णय आपके पक्ष में या फ़ेवर में नहीं लगता है या कुछ ऐसा लगता है, तब आप चाहें तो फिर मेरे यहाँ अपील दायर कर सकते हैं। इसलिए ओरल ऑब्जर्वेशन में जज साहब ने यहाँ पे जो 2-3 रिट पिटीशन आया है, उस पर उन्होंने ये सूत्रों के हवाले से खबर है, चूँकि न्यायालय में मैं भी मौजूद नहीं था, लेकिन चूँकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्किल के हैं जो कि न्यायिक ऑफ़िसर हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, अभी हाई कोर्ट में भी और पार्टीज़ के लोगों से भी तो बातचीत तो होते ही रहती है, चूँकि इस फ़ील्ड में आने के बाद तो आप समझ सकते हैं ये बहुत कॉमन सी बात है सभी से बातचीत होना। तो ये चीज़ें वहाँ पे निकल के आई कि ओरल ऑब्जर्वेशन जज साहब ने दिया था 1-2 पार्टीज़ को कि आप अपना केस वापस ले लीजिए। तो इसलिए वहाँ पर कुछ 1-2 ऐसा रिट पता चला है कि शायद वापस ले लिया गया है। अब वो वापस लेकर उनके अधिकार क्षेत्र में वो चाहेंगे तो सिंगल बेंच में दोबारा से केस कर सकते हैं। लेकिन अमूमन जब चीफ जस्टिस से इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं और वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो इसकी बहुत कम संभावना बच जाती है कि वो अभ्यर्थी दोबारा से केस करने जा रहे हैं। खैर, ये बात रही और दूसरी बात
बाकी जितने एलपीए थे, उस एलपीए में बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसे जज साहब ने सुना और ख़ासकर मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ पार्टीज़ ऐसे थे जो इसमें देखिए 2-3 पक्षकार थे। एक तो ये थे जो वैकेंसी को कैंसल कराने के लिए ही आए हुए थे, किसी भी तरह करके ये वैकेंसी कैंसल हो जाए। तो जज साहब ने इस चीज़ को तो बड़े ही कड़े शब्दों में, कड़े लहज़े में इस चीज़ को डिनाई किया। तो वैकेंसी तो पहली बात कैंसल नहीं होने जा रही है। वहाँ पे बहस के दरमियान क्या बातें निकल गई, टाइम फ्रेम का चर्चा हुआ। मतलब टाइम फ्रेम देने की बात कही जज साहब ने कि आप उस टाइम फ्रेम के अंदर इस नियुक्ति को कंप्लीट करिए। तो उम्मीद है कि जब ऑर्डर आएगा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ऑर्डर आएगा तो संभवतः उम्मीद है कि टाइम फ्रेम का भी वहाँ पे ज़िक्र ज़रूर होगा। एक टाइम फ्रेम निश्चित समय अवधि दी जा सकती है जिसके अंतर्गत पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को कंडक्ट करें ये गवर्नमेंट। तो एक तो ये चीज़ है, ऑर्डर में टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो रिट है, उसको जज साहब ने कहा कि आप इसे वापस ले लीजिए। ये चीज़ ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन जो होता है, वो ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं। भला उन्हें क्या अधिकार है ये कहने का, लिख करके देने का कि आप इस चीज़ को वापस ले लीजिए। इसलिए वहाँ पे उन्हें समझाया जाता है एक सामान्य लहज़े के तरीके से। तो दूसरी खबर क्या है कि बहुत सारे जो 11 या 12 केसेज़ हैं, उसमें 2-3 अभ्यर्थियों ने तो अपने केस वापस भी ले लिए हैं, ठीक है? और बाकी जो एलपीए रोस्टर को लेकर के मुख्य रूप से जो केसेज़ था, तो ऐसी संभावना है कि रोस्टर वाले मैटर पे भी कहीं न कहीं सहमति बन चुकी है और उसी सहमति के आधार पे जज साहब ने प्रस्ताव को समझा है, सरकार के पक्ष को समझा है, अभ्यर्थी के पक्ष को समझा है। इसके बाद हो सकता है थोड़े बहुत सजेशन के संग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। स्पेशली डिसेबिलिटी कैटेगरी वाले में ऐसा देखने को मिला कि ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड को एक भी सीट नहीं था। फ्रीडम फाइटर के 1 सीट था, मात्र 1 सीट था, जो रिवाइज़ वैकेंसी आई। और इसी तरह आपको फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में भी देखने को मिला, वहाँ भी सीटों में कमी थी। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिस पर कि जज साहब का कुछ ऐसा सुझाव आ सकता है। तो बहुत अल्प मात्रा में कुछ-कुछ सुझावों के संग उम्मीद है कि ऑर्डर आपको जल्द देखने को मिलेगा। आप कहेंगे कि जब छोटे ही छोटे सुझाव थे और जब यही सब मात्र इतनी सामान्य-सी बात थी, तो फिर ऑर्डर आज ही क्यों नहीं दे दिया? देखिए, आपको लग रहा है सामान्य-सी बात, लेकिन उस ऑर्डर में सभी केसेज़ का मेंशन होगा। लगभग 11, 12, 13 जितने भी केसेज़ हैं ना, सबका वहाँ पर मेंशन होगा। एक-एक पहलू मेंशन होता है, इसलिए वो ऑर्डर कम से कम आएगा तो उम्मीद है संभवतः 40 पेज या 45 पेज या 60-70 पेज का भी रह सकता है क्योंकि ये लगभग जब आपको 11, 12, 13 केसेज़ हैं तो ऑब्वियसली 60-70 पेज का होना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, तो यही सब मुख्य रूप से था। आज मैं चाहा था कि किसी हाई कोर्ट के वकील को पकड़ के हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल पे उनको ले आऊँ, लेकिन वकील साहब ने मना कर दिया कि नहीं अभी ओरल ऑब्जर्वेशन ही जज साहब ने दिया है और ऑर्डर में बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल ऐसा नहीं दे रखा है, इसलिए अभी मैं चैनल पे आपके नहीं आता हूँ। जब डिटेल ऑर्डर आ जाएगा तब बेशक मैं चैनल पे आपके आऊँगा, सभी चीज़ों को स्पष्ट बताऊँगा। तो इसलिए आज वकील साहब तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आपको जितनी सूचनाएँ दी जानी चाहिए थी और जो-जो चीज़ न्यायालय में हुआ, वह सभी चीज़ें मैंने आपके समक्ष लगभग सभी बातों को रख दिया है। बाकी अगर 1-2 कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का वहाँ पे रिप्लाई दूँ। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि इस वीडियो पर आखिर तक बने रहें वो अभ्यर्थी जो बिल्कुल फ्रेश हैं या फिर जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है। देखिए, नो डाउट कि इस ऑर्डर के आने के बाद वैकेंसी कंटिन्यू हो जाएगी और ऐसा संभव है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको कि इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएगा या फिर जो अप्लाई नहीं कर पाए हैं, वो ज़रूर निराश होंगे कि अरे! इस वैकेंसी में तो चांसेस मेरा मिस हो गया। उनको ये संभावना थी कि शायद ये वैकेंसी कैंसल हो जाएगी, फ्रेश वैकेंसी निकलेगी, ये सब तो अब नहीं हो रहा है। उनके लिए अच्छी खबर ये है कि देखिए सेक्रेटेरिएट जो बिहार सचिवालय है, वहाँ के एक आला अधिकारी, मैं नाम उनका नहीं बताऊँगा तो एक सूत्रों के हवाले से वहाँ से जो मुझे उड़ती-उड़ती खबरें निकल के आई हैं, ये देखिए मैं किसी भी बात को यहाँ पर आपके समक्ष जो भी चीज़ें रखता हूँ, अफ़वाह फैलाने या फिर एक बस यूँ ही एक माहौल क्रिएट करने के लिए वो आपके समक्ष बातों को नहीं रखता हूँ। तो मेरे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आई है, लगभग 12 से 13 हज़ार सीटों का समायोजन होने वाला है। मतलब कि फ्रेश सीटें आपको नज़र आने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो अभी सीटों का जो समायोजन है रैशनलाइज़ेशन के बाद जितनी सीटें यहाँ पे हैं अपने बिहार राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय में, तो जो शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात होता है वो बहुत बड़ा गैपिंग है इसके बीच में।
एक-एक शिक्षक पे बहुत सारे लगभग 2-300 स्टूडेंट या लगभग 4-500 स्टूडेंट होंगे, जो कि यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही यह अनियमित है सीटों की शिक्षक और छात्रों का अनुपात। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेशनलाइज़ करने जा रही है गवर्नमेंट और टेक्निकल शब्द उसको रेशनलाइज़ कहेंगे या कुछ और कहेंगे इसलिए टेक्निकल शब्द पे मत पड़िएगा। बस यही समझें कि सीटों का समायोजन होकर के लगभग 12 से 13 हज़ार फ्रेश सीटें आपको देखने को मिलने वाली हैं यहाँ पे बिहार में। मैं ये नहीं कहता कि 12 से 13 हज़ार जो सीटें फ्रेश आएँगी, आपको एक ही बार में वो वैकेंसी आ जाएगी। हाँ, उसको लेकिन टुकड़े-टुकड़े, टुकड़े-टुकड़े में करके वैकेंसी तो ज़रूर नेक्स्ट ईयर भी आने वाली है 2025 में। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस वीडियो को आज ही आप सेव करके लख रख लीजिए और 2025 का इंतज़ार करिए। 2025 में आपको फ्रेश असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी पुनः देखने को मिलने वाली है बिहार में। एक तो ये है कि विधानसभा का भी विधानसभा के चुनाव का भी साल है बिहार में, तो एक वह भी वजह है और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात होता है, वो अनुपातिक दृष्टि से भी यहाँ पर बहुत बड़ा गैपिंग है। तो इस वजह से भी यहाँ पर लगभग 12 से 13 हज़ार सीटें आने जा रही हैं। ये विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो मुझे सूचना मिली, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है अगर इस वैकेंसी में आपको मौका नहीं मिला या फिर आने वाले समय में ऐसा बहुत हद तक संभव है कि जब इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होगी, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका साक्षात्कार होने के बाद चयन नहीं होगा या फिर जिन्हें इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगा। तो आप लोग निराश ना होइए, मन छोटा ना करें, आप अपने प्रयास को जारी रखिए, अपने एफर्ट को जारी रखिए। नेट वगैरह की परीक्षा में प्रयास करें कि नेट निकल जाए, जेआरएफ निकल जाए, पीएचडी अगर आप सबमिट नहीं किए हैं, तो पीएचडी सबमिट करने पर लगिए। तो ये सब चीज़ जो भी आपसे बन पड़ सकता है आपके एकेडमी के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, रिसर्च पेपर की कमी है तो आप रिसर्च पेपर आप अपना पब्लिश करा लें। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी दे रखा है। इस कमेंट सेक्शन में भी वो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। अगर आपको रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, सेमिनार रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे भी पर्सनली हेल्प ले सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करके। तो ये सब चीज़ें करके कहीं न कहीं आप अपने एकेडमी को बढ़ाने का प्रयास रखें, प्रयासरत रहें और निराश ना हों। आने वाले समय में मुझे मालूम है जिस तरह ये खुशी की घड़ी है कि अब साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होगी, वैसे ही बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से एक निराशा का भी संचार होगा क्योंकि मैक्सिमम ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका चयन नहीं होगा। चयन होने वालों की संख्या बहुत कम होगी चूँकि अभ्यर्थियों की तो संख्या बहुत ज़्यादा है, सीटों की संख्या कम है। तो लाज़मी है कि असफल या फिर चयनित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी। तो ये सब चीज़ों के लिए आप मेंटली रूप से तैयार रहें और बाकी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे पूर्व में भी आपने सुना है बहुत सारे जितने भी अभी तक इंटरव्यू हो चुके हैं जिन-जिन विषयों के, सभी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिला है। आने वाले समय में भी जैसे इस कोर्ट का हर्डल दूर हो जाता है, साइकोलॉजी विषय के इंटरव्यू हो चुके हैं, इसका रिजल्ट प्रकाशन वेटिंग है, मैथिली का रिजल्ट वेटिंग है और भी 1-2 विषय हैं, उनका भी रिजल्ट वेटिंग है। तो मैथिली वगैरह के तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपने सुन रखा है, लेकिन साइकोलॉजी जो कि सबसे आखिर में जो इंटरव्यू हुआ था, वो साइकोलॉजी हुआ था। तो एक संग लगभग मेरी कोशिश होगी 40 से 50 अभ्यर्थी जिनका कि साइकोलॉजी में इंटरव्यू हो गया हो, सभी को हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे लाया जाए और उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को आपके समक्ष साझा किया जाए, ताकि आने वाले समय में अगर आप इंटरव्यू देने जाएँ तो आपको सहूलियत हो, आप वो चीज़ें फेस ना करें, वो प्रॉब्लम आपको ना हो। तो इन सब तमाम सूचनाओं के लिए और अपनी सहूलियत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपको वीडियोज़ वगैरह मिलते रहें। आप व्हाट्सएप ग्रुप से चाहें तो कमेंट के माध्यम से जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें और चलते-चलते रही जो केस की बात जिसकी मैंने ऑर्डर की बात कही, तो उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर फाइनल ऑर्डर इसका देखने को मिल सकता है और जब फाइनल ऑर्डर आएगा, तो डिटेल एनालिसिस जो होगी आपके समक्ष मैं लेकर के आऊँगा और उस दिन कोशिश होगी पटना हाई कोर्ट के किसी अच्छे एडवोकेट को भी रखूँ ताकि वो सभी न्यायिक पहलू को आपके समक्ष एक-एक चीज़ को रखें। तो आप चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसमें बहुत कुछ विशेष रहा नहीं जो कि आपको बताने लायक है, लगभग मैंने सभी पहलुओं को बता दिया है कि 2-3 अभ्यर्थियों का जिनका रिट था, संभवतः वो रिट वापस ले लिए हैं और एलपीए वाले जो मैटर थे, उसमें जो रोस्टर को लेकर के था, पीएच कैटेगरी को लेकर के था, फ्रीडम फाइटर को लेकर के था, रिवाइज़ रोस्टर को लेकर के था और रिवाइज़ रोस्टर में कई कैटेगरी जैसे ईबीसी है, एससी है, इन सब कुछ-कुछ कैटेगरी में सीटें कट गई थी, कम हो गई थी, कुछ-कुछ कैटेगरी में सीटें बढ़ गई थी। इन सब चीज़ों को लेकर के भी न्यायालय में पूरी बहस हुई है। तो सभी पहलू को जज साहब ने सुना है। आप समझ ही रहे हैं 10 घंटे बहस अगर हुई है तो सभी पहलू को ही सुना है।
तो सभी पहलू को मद्देनज़र उम्मीद है कि एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आने जा रहा है क्योंकि जज साहब वहाँ पर बिल्कुल ही पॉजिटिव नज़र आए। वैसे वहाँ की मूड के आधार पे फाइनली कुछ कह पाना कि क्या ऑर्डर आएगा, यह कहना कहीं न कहीं अतिशयोक्ति होगी और बहुत जल्दीबाज़ी होगी। हमें ऑर्डर का इंतज़ार करना होगा क्या आएगा। लेकिन अगर एक सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए, एक कॉमन ऑब्ज़र्वर के दृष्टिकोण से ऑब्ज़र्व किया करने की कोशिश की जाए, तो बिल्कुल पॉज़िटिव माहौल रहा है और एक सकारात्मक रिज़ल्ट आने जा रहा है, ऑर्डर आने जा रहा है। सकारात्मकता किस आधार पे कहेंगे? सकारात्मकता का तात्पर्य यह है कि नियुक्ति प्रक्रिया पुनः शुरू होने जा रही है और उसके संग ही संग जितने भी पेंडिंग रिज़ल्ट हैं, सभी के रिज़ल्ट प्रकाशन होने जा रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी सकारात्मकता है। और हाँ, ऐसा संभव है कि रिज़ल्ट जब आए, तो सभी के जितने भी पक्षकार थे, सभी तो एक संग विजयी नहीं हो सकते हैं। हो सकता है 1-2 पक्षकार जिनको लग रहा हो कि मेरे संग तो अनजस्टिस हुआ, लेकिन वास्तव में जो न्यायिक पदाधिकारी हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, तो वो तो सभी पहलू को देख कर के ही अपना ऑब्जर्वेशन या फिर ऑर्डर देते हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि इस ऑर्डर में सभी की विजय होगी, ऐसा कोशिश होगा उनका। तो चलिए ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं। वीडियो पर आखिर तक बने रहे इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दिया करें, कहीं न कहीं मेरा ही मोटिवेशन लेवल बना रहता है। कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं। चैनल पे आखिर तक बने रहें, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।